Hello friends, we will start today's webinar. मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है. I am the host and chief coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. ये वेबसाइट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, एप्लीकेशंस है, पुराने हमारे वेबिनार जितने भी किए आज तक उसके वेबिनार वीडियोस हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी मेंबर के लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, उपयोगी है, काम के हैं. और जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे और कंटेंट्स उसमें ऐड किया जाएगा. वेबिनार हमारा जो है इट इज ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग और वो बहुत सरल शब्दों में नॉन टेक्निकल नॉन लीगल लैंग्वेज में किया जाता है ताकि सभी को आसानी से एक ही बार में समझ में आ जाए. आज का जो टॉपिक है लीगल एक्सपेंस कलेक्शंस, कानूनी तौर पे कैसे करना है, कब करना है और उसका उपयोग कैसे करना है. टिपिकली आपने एक्सपीरियंस किया होगा हर सोसाइटी में फेस्टिवल का जैसी कलेक्शन वगैरह का वक्त आता है तो डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, हम इसका कलेक्शन नहीं देंगे, ये खर्चा नहीं करना चाहिए, ये वाला फेस्टिवल नहीं करेंगे, बिल में चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि बायलॉस में नहीं मेंशन है वगैरह वगैरह. एक बायलॉ है, बायलॉ नंबर 5D. 5D कहता है टू अंडरटेक एंड प्रोवाइड फॉर ऑन इट्स ओन अकाउंट और जॉइंटली विथ कोऑपरेटिव और अदर इंस्टीट्यूशंस सोशल, कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. इसका मतलब ये होता है कि आप खुद के दम पे ऑन इट्स ओन अकाउंट, खुद के दम पे आपको जो मर्जी चाहे सोशल इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स और रिक्रिएशनल इवेंट्स आप अपनी मर्जी से आप कर सकते हो. ये बायलॉ आपको परमिट करता है. सोशल इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर में. कल्चरल इवेंट्स क्या हो गया और हाउसिंग सोसाइटी में टिपिकली रिक्रिएशनल चीजें नहीं होती है बट उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे. एक और सेक्शन है एमसीएस एक्ट में सेक्शन 2 ब्रैकेट में 27. ये क्या चीज है, सोसाइटी को डिफाइन किया है, ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिफाइन किया हुआ है. तो सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ऑटोनोमस मीन्स हम अपना खुद का राज खुद के हिसाब से चलाएंगे लेकिन कानून के दायरे के अंदर. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं इसको भाड़े पे चढ़ाने नहीं दूंगा या बैचलर को रखने नहीं दूंगा वगैरह वगैरह. जो गैर कानूनी है वो तो आप कर ही नहीं सकते लेकिन कानून के दायरे के अंदर आप जो चाहे वो सब कर सकते हैं. तो सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलेंटरली, साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, यूनाइटेड वॉलेंटरली मन मर्जी से जुड़े हुए हैं टू मीट देयर कॉमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस. कॉमन नीड्स जैसे आपके कॉमन नीड्स क्या क्या चीजें हो गई, गार्डनिंग सर्विसेज हो गया, सिक्योरिटी हो गया, स्वीपर हो गया, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साफ सफाई वगैरह वगैरह जो भी कुछ है वो कॉमन नीड्स में आएंगे. एंड एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस का मतलब जो मेजोरिटी तय करती है कि हमारे लिए ये अच्छा है, हमको ये करना चाहिए वगैरह वगैरह. अगर जैसे मेजोरिटी ये बोलती है कि हमें एक क्लब हाउस बनाना है, हमारा बिल्डिंग बन चुका है लेकिन पुरानी बिल्डिंग है, हमारे पास एफएसआई बाकी है और हमको क्लब हाउस बनाना चाहिए, तो क्या हम क्लब हाउस बना सकते हैं? बना सकते हैं. कंडीशंस क्या है उसमें, मतलब ये सारे उसको कहते हैं कॉमन एस्पिरेशंस, कॉमन रिक्वायरमेंट, ख्वाहिशें जिसको कहते हैं, चाहत जिसको कहते हैं, विशेष वगैरह वगैरह. तो अगर आपके पास में सोसाइटी है, प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा क्लब हाउस बनाना है, आर्किटेक्ट बोलता है कि आपके मेरे पास में सोसाइटी में एक्स्ट्रा एफएसआई है, हम म्यूनसिपल को अप्रोच करके प्रपोजल देके बना सकते हैं. एफएसआई सोसाइटी के पास जो बैलेंस है उसको हम यूज करके कर सकते हैं. खर्चा अपना निकालोगे क्योंकि आप ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो, आपको सरकार से या रजिस्ट्रार से पूछने की आवश्यकता नहीं है और आप डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो. डेमोक्रेटिकली मतलब आप इलेक्शन के चुन के आए हो और आप डेमोक्रेसी मेंबर ने आपको चुना हुआ है तो आप डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड इंटरप्राइज हो. इंटरप्राइज मतलब एक संस्था हो और आपको जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है उसके तहत आपको काम करना है. तो ये सेक्शन 227 हो गया. दूसरा आप लोगों को पता होगा कि बायलॉ में बायलॉ नंबर 3 26 है शायद, जिसमें फैमिली डिफाइन किया हुआ है. फैमिली कौन डिफाइन किया हुआ है, जैसे माँ बाप है, भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, बहन भाई हो गए वगैरह. तो कुछ चीजें डिफाइन किया हुआ है बायलॉज में.
इसका संबंध कहाँ पे आता है, मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्रश्न ऐसा आता है कि डीआर का पावर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार का पावर क्या है आपके अलग अलग एक्सपेंडिचर्स पे इंटरफेयर करने के लिए। क्या वो ये बोल सकता है कि आप सिक्योरिटी का 100 रुपया खर्चा कर रहे हो, आपको 100 रुपया नहीं 50 रुपये खर्चा करना चाहिए या 200 रुपये खर्चा करना चाहिए? क्या उसके अधिकार में है? उसके अधिकार में नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो 2-3 सेक्शंस बताए उसके अंदर सोसाइटी ऑटोनोमस बॉडी है। वो चाहेगी तो 10 सिक्योरिटी रखेगी और वो चाहेगी तो सिक्योरिटी नहीं भी रखेगी, कोई बंदिश नहीं है उसके अंदर। सिमिलरली आप कोई भी खर्चा ले लो सोसाइटी में, आप गिन लो, सिक्योरिटी का ले लो, वॉचमैन का ले लो, ऑफिस स्टाफ का ले लो, एसटीपी प्लांट्स का ले लो, लिफ्ट का ले लो, वगैरह वगैरह। ये सब का कैसे खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, कौन से हेड पे कब कब खर्चा करना है, ये मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी के दायरे में आता है। कोई कोई खर्चा सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी के दायरे में आता है। कोई कोई खर्चा जो बड़ा खर्चा है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, टिपिकली कैपेक्स बोलते हैं, तो उसका खर्चे के लिए आपको जनरल बॉडी से परमिशन लेना है, क्योंकि आपको वहां से फंड्स वगैरह का भी इंतजाम करना है कि भाई रिजर्व फंड से निकालना है क्या, एक्स्ट्रा फंड्स कलेक्ट करना है क्या, या मेरे पास जो सिंकिंग फंड पड़ा हुआ है, रिपेयर फंड पड़ा हुआ है, रिजर्व फंड है, कॉर्पस है, या हमें और कोई संस्था डोनेट कर रही है क्या कहीं बाहर से, वगैरह वगैरह कई पैरामीटर्स है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जो खर्चे हो रहे हैं, कितने खर्चे कर रहे हैं, कैसे खर्चा कर रहे हैं, कौन से खर्चा कर रहे हैं, इसका दायरा, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को नहीं है और कोऑपरेटिव कोर्ट को भी नहीं है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव कोर्ट हैज no jurisdiction whatsoever to interfere in various legitimate expenditures of society. Expenditure on social events is also perfectly legitimate, legal है। तो आप अगर कोई खर्चा सोशल इवेंट्स में करते हो, क्योंकि सोशल इवेंट्स बायलॉ नंबर 5D में ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है, और कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं अभी। कंडक्टिंग सोशल, कल्चरल or recreational activities is not illegal but is perfectly legal. I just repeat, conducting social, cultural and recreational activities is not illegal and is perfectly legal. हर जगह एक्टिविटीज हो रही है, रास्ते में भी हो रही है। अब आता है कि अगर कोई डिसीजन जनरल बॉडी मीटिंग में, जिसका पहले से प्रॉपर एजेंडा हो, डिस्कशन हुआ हो, कानूनी एजेंडा हो, कानूनी तरीके से डिस्कशन हुआ हो, कानूनी तरीके से रेजोल्यूशन रिकॉर्ड हुआ हो, पास हुआ है, तो वो सेक्शन एमसीएस एक्ट के सेक्शन 72 के अंदर में होता है। तो कानूनी तौर से जो भी डिसीजन लिया वो सेक्शन 72 में फाइनल है, और उस डिसीजन पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार या कोर्ट, कोऑपरेटिव कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि वो एजेंडा कानून के दायरे के अंदर में होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं सोसाइटी के टेरेस में एक रूम बांध देता हूँ, तो वो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन हो सकता है, मेजॉरिटी रेजोल्यूशन 72 सेक्शन के अंदर में, लेकिन वो बीएमसी एक्ट, फायर एक्ट, एमआरटीपी एक्ट के अंदर गुना है, वो गैर कानूनी है। तो ऐसे गैर कानूनी रेजोल्यूशंस कोर्ट में चैलेंज भी किए जा सकते हैं और सेट असाइड करके क्रैश भी किए जा सकते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर्स अप्रूव्ड एंड सैंक्शन्ड वाया बजट प्रोजेक्शन शीट, एक बजट प्रोजेक्शन शीट बनाया जाता है सेक्शन 75 के अंडर में, वो एजीएम के दौरान ही दिया जाता है और उस पर चर्चा करके आपको उसको सैंक्शन करना होता है एंड मेजॉरिटी रेजोल्यूशन से उसको पास करना है। बजट प्रोजेक्शन शीट में क्या चीज है कि भाई आपका कौन से हेड में कितना कितना खर्चा हुआ पिछले 3 साल में। सिक्योरिटी का खर्चा हुआ पहले साल में 100 रुपया, दूसरे साल में 115 रुपया, तीसरे साल में 130 रुपया। ये तो आपको पिछले बैलेंस शीट का से फिगर उतार के आपको बजट प्रोजेक्शन शीट में दर्ज करना है। और आते वाले साल के लिए, जैसे अभी इस समय आते वाला साल कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, 2022-2023, तो उसमें आपको अंदाजा लगाना है कि इतने सालों में इतना परसेंट बढ़ा हुआ है, तो इस साल कितना बढ़ सकता है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली बढ़ा के उसको दिखाना है। दीज आर ओनली प्रोजेक्शंस विच इज टेंटेटिवली कॉल्ड एज टेंटेटिव प्रोजेक्शंस। वो फिक्स अमाउंट नहीं हो सकता कभी भी। और इस अमाउंट को ये आपको बजट प्रोजेक्शन शीट जनरल बॉडी को
देना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं देते हो तो सेक्शन 75 में आपको मैनेजिंग कमेटी को 5 साल के लिए डिबार भी किया जा सकता है। तो जब ये बजट प्रोजेक्शन शीट आप देते हो लोगों को का सारा अपना खर्चा बताते हो, अलग अलग हेड्स हैं। आपके सोसाइटी के बैलेंस शीट लो, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉलम दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर का, राइट हैंड साइड में इनकम का दिखाई देगा। तो बजट प्रोजेक्शन में शुरू में ऊपर से नीचे लेके तक सारा एक्सपेंडिचर आपको रिफ्लेक्ट करना है पिछले 3 साल का और आते हुए साल का। उसके नीचे पिछले 3 साल में वही फिगर के अंडर में जनरली टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया पिछले 3 साल में, हेड ऑफ ईच हेड के अगेंस्ट में नहीं, लेकिन जनरली कितना आया टोटली। आप बोलोगे कि पहले साल में 10 लाख आया, दूसरे साल में 11 लाख आया, और लास्ट में जब टोटल करोगे खर्चे का और कितना आया तो वो आपका डेफिशिएट फिगर, दैट इज इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मिलता है या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मिलता है, एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ इनकम मिलता है। तो आई जस्ट रिपीट वंस अगेन, ऑल एक्सपेंडिचर्स approved and sanctioned via budget projection sheet in an AGM under section 75 via majority resolution under section 72 is perfectly legal and binding on all members। शर्त यही है कि जो भी आप सैंक्शन करोगे वो कानूनन होना चाहिए। अब कानूनन क्या है, बहुत बड़ी परिभाषा है उसकी, बहुत बड़ा डेफिनेशन है। आपको देखना है कि गैर कानूनी कोई भी एक्सपेंडिचर आप उसको सैंक्शन नहीं कर पाए, ताकि वो मैटर कोऑपरेटिव कोर्ट तक ना पहुंचे। अभी एक और मुद्दा है, समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिए कि क्या एमसीएस एक्ट एंड रूल्स रिस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट करता है सोसाइटी को सोशल इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए। सोसाइटी के अंदर सोशल इवेंट्स है या कल्चरल इवेंट्स नहीं करना है, क्या ऐसा एक्ट और रूल्स में लिखा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वहां पे कोई प्रोविजन नहीं है जिसको ये बोला जाता है कि सोशल इवेंट्स या उस पर खर्चा जो किया हुआ है वो बैंड है। बल्कि बायलॉ नंबर 5D में ये लिखा हुआ है कि सोसाइटी अपने बलबूते पे, अपने दम पे वो खर्चा कर सकती है। सो आई रिपीट, एमसीएस एक्ट एंड रूल्स हैव नो बैनिंग प्रोविजन एज येट, अभी तक तो प्रोविजन नहीं दिया हुआ है टू बैन और रिस्ट्रेन और रिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज टू सेलिब्रेट सोशल इवेंट्स एंड इनकर एक्सपेंडिचर्स ऑन द सेम। कानून में, कानून की भाषा में सोशल इवेंट, कल्चरल इवेंट को ना करने का कोई भी प्रोविजन नहीं, आप कर सकते हैं। और अगर एक्ट और रूल्स में इस सोशल इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स करने का बैन नहीं है तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी मतलब रजिस्ट्रार व कोऑपरेटिव कोर्ट व सोसाइटी, दैट इज द डिप्यूटी रजिस्ट्रार, द कोऑपरेटिव कोर्ट और द सोसाइटी, they too cannot ban or restrict or restrain from conducting social or cultural events. But this is subject to majority decision, majority resolution of general body. Majority resolution is always under section 72. यह ध्यान रहे कि ये चीज आपके बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट पर निर्भर होगा, सेक्शन 75। ये ध्यान रहे कि ये सारे इवेंट्स आपको जो सैंक्शन करवा रहे हैं वो एजीएम में करवाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एजीएम में ही आपका बजट प्रोजेक्शन सैंक्शन होता है। आप पेश कर सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो, सैंक्शन कर सकते हो। सोशल और कल्चरल इवेंट्स इन इंडिया मीन्स ऑल रिलीजियस फेस्टिवल्स, जैसे टिपिकली हम जानते हैं जो सत्यनारायण पूजा हो गई, गणपति सेलिब्रेशंस हो गए, होली हो गया, न्यू ईयर हो गया, रमजान ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, और दूसरे गैदरिंग्स हो गए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में योगा हो गया, डांस हो गया, और बाकी रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, अपन बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप बजट प्रोजेक्शन में, जैसे आप बजट प्रोजेक्शन में आपका एक हेड है सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, सैलरी, गार्डनिंग एक्सपेंसेस, यू नो, एंड ऑल दोस थिंग। उसी तरह बजट प्रोजेक्शन शीट में आपको एक हेड ऑफ अकाउंट डालना है कल्चरल एंड सोशल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। अभी ये कोई सेक्शन प्रोवाइड करता है क्या इसमें? तो जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 154B(17) में ये प्रोविजन है कि आप सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप अपने अपने फंड्स भी जनरेट कर सकते हो, अलग अलग फंड्स आप जनरेट कर सकते हो। तो आप डोनेशन फंड भी ले सकते हो, पार्किंग डिपॉजिट्स भी ले सकते हो, वगैरह वगैरह। प्रोसेस करना है, लेकिन किस तरह करना है, देयर इज ए, यू हैव टू फॉलो सर्टेन
प्रोसीजर्स ऑफ लॉ, लेकिन आप वो कर सकते हो। तो बजट प्रोजेक्शन शीट में आप क्या हेड ऑफ अकाउंट डालोगे, जैसे बाकी हेड के साथ में सिक्योरिटी एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी एक्सपेंडिचर हो गया, पोस्टल में स्टेशनरी एक्सपेंडिचर हो गया, कल्चरल एंड सोशल एक्सपेंडिचर हो गया, ये भी आप एक हेड ऑफ अकाउंट बजट प्रोजेक्शन में डाल सकते हो। क्यों डालोगे, कैसे डालोगे, अपन चर्चा कर लेते हैं। ए फेस्टिवल फंड इज कलेक्टेड via majority GB resolution, GB means general body, then there is no need to amend bylaws. आपके टिपिकल मेंटेनेंस बिल में आपका एक कॉमन हेड ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस। कई सोसाइटी उसको ब्रेकअप करके अलग अलग हेड ऑफ अकाउंट्स देती है। दे शुड नॉट बी डूइंग इट एट ऑल। It should the billing system should be really very simple, because if at all there is a dispute, going to the court, going to the deputy registrar during रिकवरी प्रोसीडिंग्स, सिविल कोर्ट में जाता है या क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, तो ये सारी चीजें जितना सिंपल रखोगे आपको उतना कम मेहनत करनी पड़ती है, वहां पे कम एक्सप्लेनेशन देना है, तारीखें कम पड़ती है, मैटर जल्दी डिसाइड हो जाता है। तो जब आप सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का हेड ऑफ अकाउंट डालोगे तो ये वो एक्सपेंडिचर का हेड होगा जो ऑलरेडी आपने बजट प्रोजेक्शन शीट में सैंक्शन कर रखा हुआ है। अभी उदाहरण के तौर पे जैसे मेजर सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज जो हम टिपिकली सोसाइटीज में होती है, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, खास करके पुणे में, मैं मुंबई का हूं तो मैं मुंबई की बात करूंगा। जैसे मुंबई में हम टिपिकली गणपति करते हैं, नवरात्रि करते हैं मतलब गरबा करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करते हैं मतलब 31 दिसंबर, इंडिपेंडेंस डे हो गया 15 अगस्त, या रिपब्लिक हो गया 26 जनवरी, और कोई भी सेलिब्रेशन ऑफ एनी अदर कम्युनिटी, एनी अदर कम्युनिटी। ये जरूरी नहीं है कि आपके बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, उसमें से 70 फ्लैट हिंदी कम्युनिटी का है, 20 फ्लैट मुस्लिम कम्युनिटी का है और 10 फ्लैट और दूसरे अनेक कम्युनिटी के हैं, तो आप नहीं करोगे। या कोई रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति है, उसके खास त्योहार होते हैं, या वो नहीं करोगे। इट इज ए, आपका जो सोसाइटी है इट इज ए म्यूचुअल कंसेंट से बना हुआ सोसाइटी है। और जैसे मैंने पहले ऊपर बताया, सेक्शन 227 में लिखा है कि जो भी कुछ करना है वो सब साथ साथ में करना हुआ है। तो आपको क्या करना है, एजीएम में एक पर्टिकुलर नोटिस एजेंडा डालना है आपको, और उस प्यारा नोटिस एजेंडा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सब खत्म हो गया फिर बाद में चेयरमैन का जो एजेंडा रहता है, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर, उसमें ये लो। इट हैज टू बी इन एन एजीएम नोटिस ऑफ दैट 14-15 डेज जो है वो, और उस नोटिस में आपको ये लिखना है कि टू डिस्कस एंड मेक पॉलिसी ऑन वेरियस सोशल इवेंट्स, और उसमें आप ये भी चर्चा करेंगे कि आपका स्पेंडिंग लिमिट क्या होगा, आपका वर्क टाइमिंग्स क्या होगा, आपका वेन्यू मतलब किस जगह पे करोगे, टेरेस में करोगे, हॉल में करोगे, सोसाइटी के ओपन कंपाउंड में करोगे, पोडियम में करोगे, कहाँ करोगे, वो पॉलिसी बनानी है आपको। और फॉर उसके ऊपर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करने के लिए आप एजीएम में ही उसी एजेंडा के अंतर्गत अपॉइंट सोशल एंड कल्चरल सब कमिटी, जिसमें एमसी के कुछ मेंबर हो और कुछ मेंबर जनरल बॉडी के हो जो वॉलंटरली अपने तरफ से आते हैं। तो आप इस एजेंडा में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सोशल इवेंट करना है। तो जनरल बॉडी बोलती है कि चलो ठीक है, हम गणपति तो पक्का ही करना है, हमको तो नवरात्रि तो पक्का ही करना है। फिर मेजोरिटी बोलते हैं कि हमको ये एक और करना है, और दूसरे मेजोरिटी बोलते हैं ये एक और करना। अब ये सारी चीज अगर समझो, मानो 4 आपने इवेंट्स फाइनलाइज किया, अब उसका स्पेंडिंग लिमिट डिटरमाइन करना है आपको कि इस गणपति फेस्टिवल में 100 रुपए खर्चा होगा, ये गरबा के टाइम पे 200 रुपए खर्चा होगा, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे 50 रुपए खर्चा होगा, ये न्यू ईयर के टाइम पे हम इतना खर्चा करेंगे, इसका टाइमिंग ये पर्टिकुलर रहेगा, ये फला फला आइटम के लिए हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, सोसाइटी में जगह है क्या, टेरेस में है, पोडियम एरिया में है, पार्किंग एरिया में, क्लब हाउस में, कहाँ पे, वो डिसाइड करेंगे। मीन्स यू हैव टू मेक ए प्रॉपर पॉलिसी। उस पॉलिसी में आप ये सारी चीजें करिए। उस पॉलिसी में ये भी होगा कि ये सोशल इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, रिक्रिएशनल इवेंट्स कौन तय करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कोऑर्डिनेशन कौन करने वाला है इस चीज के लिए। तो आप उस चीज के लिए एक सोशल और कल्चरल सब कमेटी बनाइए।
they will be directly under the discretion and responsibility of the principal managing committee. सोशल कमिटी की तरफ से खाली एक एडवाइजरी रूप में रहेगा, दैट्स इट। अगर आपने ये सारा एक्सपेंडिचर तय करके और स्पेंडिंग लिमिट्स में ले लिया तो दिस इज कॉल्ड एज सोशल एंड कल्चरल एक्सपेंडिचर। आपको यह ध्यान रखना है कि आपके बजट प्रोजेक्शन शीट में बाकी एक्सपेंडिचर के साथ साथ में आपको ये एक टाइटल देना है वहां पे, सोशल एंड कल्चरल एक्सपेंडिचर। और उसमें जो भी अमाउंट आपने ये पॉलिसी के तहत डिटरमाइन किया उसमें आपको वो फिगर डालना है कि ठीक है, बरस में हम 500 रुपया इसका हमने एक्सपेंडिचर का बजट तय किया हुआ है। अब वो बजट प्रोजेक्शन शीट आप जनरल बॉडी में लेकर जाओगे, आप डिस्कस करोगे। जनरल बॉडी अगर उस बजट प्रोजेक्शन शीट को अप्रूव करके पास कर देती है विथ मेजॉरिटी रेजोल्यूशन, दैट मीन्स टेक्निकली लीगली दैट एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर कानूनी तौर पे सैंक्शन हो गया, वो पास हो गया। सो आई वॉज टेलिंग यू कि इफ यू सैंक्शन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर in your budget projection sheet that is under section 75, and when you approve it via a proper GB resolution under section 72, then that becomes final binding on all the members of the society irrespective of कि आप कौन से कम्युनिटी से हो। तब आप ये नहीं बोल पाओगे कि मैं हिंदू हूं, मैं ये रमजान ईद का खर्चा क्यों सैंक्शन करूंगा। वो मुस्लिम फेलो ये नहीं बोल पाएगा कि मैं मुस्लिम हूं, मैं गणपति का खर्चा क्यों करूंगा, बिकॉज दैट इज ए डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी। आप जैसे सिक्योरिटी का है तो सिक्योरिटी सबको देना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हो कोई भी हो, सबको देना है। सिमिलरली ये जो डिसीजन आपने लिया ये भी जनरल बॉडी में लिया हुआ है, और जनरल बॉडी का डिसीजन सेक्शन 72 रेलवे सेक्शन 75 is applicable to each and everybody. It is applicable even to the deputy registrar. It is applicable even to in the cooperative code. बशर्ते यही है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये कानूनी तौर पर ही होना चाहिए। तो मैंने आपको कानूनी तौर तरीका बताया हुआ है। कई सोसाइटियों में ऐसा नहीं करते, जानकारी नहीं है या जो भी कुछ है, तो लेकिन वो जाके बिल में जोड़ देते हैं 100 रुपया गणपति कलेक्शन, वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। फिर लोगों को लगता है कि मैं अलग से क्यों दे दूं, या घर घर जाके कलेक्शन करते हैं। करने की आवश्यकता नहीं है। सोसाइटी में हो, सोसाइटी के अंदर हो, सब साथ में मेंटेनेंस दे रहे हो, सब साथ में सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे हो, सब साथ में लिफ्ट यूज कर रहे हो, सब साथ में गार्डनिंग सर्विसेज का मजे ले रहे हो वगैरह वगैरह, क्लब हाउस यूज कर रहे हो, तो ये भी उसी दायरे के अंदर ही आता है कानूनी तौर पे। हर सोशल और कल्चरल इवेंट या रिक्रिएशनल इवेंट, ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं, मेजर फेस्टिवल्स मेंबर्स सेलिब्रेट करते हैं, दिस क्रिएट्स ए सोशल बॉन्ड, reduces डिस्प्यूट्स को कम करने में मदद करता है। और ऑल दिस थिंग्स आर क्लासिफाइड एज ए सोशल इवेंट अंडर बायलॉ नंबर 5D। तो 5D ये बोलता है कि आप सोशल इवेंट कर सकते हो। उसका खर्चे का ही प्रॉब्लम होता है हर सोसाइटी में, तो अभी उसका रास्ता आपके सामने आया हुआ है। अभी आपके 100 मेंबर की सोसाइटी है, आपने एजीएम का नोटिस एजेंडा बांट दिया पूरा सेट, आपने उसमें बजट प्रोजेक्शन शीट भी बांट दिया हुआ है। आप सभी को जानकारी है कि एजीएम में टिपिकली 20 से 30% मेंबर ही हाजिरी देते हैं, बाकी एब्सेंट रहते हैं, नहीं आते। तो अगर आपने सिक्योरिटी चार्जेस इंक्रीज किया हुआ है और उसमें 30 मेंबर में आके रेजोल्यूशन पास कर दिया कि ठीक है भैया हम ये सैंक्शन करते हैं, तो वो जो सिक्योरिटी एक्सपेंस जो सैंक्शन कर दिया हुआ है वो बाकी 70 एब्सेंटी जनरल बॉडी मेंबर्स पर भी लागू होता है। सिमिलरली ये जो सोशल इवेंट्स का एक्सपेंडिचर आप सैंक्शन करोगे वो भी सारे लोगों पर लागू पड़ता है, और इस पर कोई क्लेम नहीं फाइल कर पाएगा आपके ऊपर, मैनेजिंग कमेटी के ऊपर, कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। जैसे आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं सिक्योरिटी नहीं रखना है सोसाइटी में, या म्यूनसिपल के टैक्स नहीं भरना है। हमारा जनरल बॉडी का पावर है, हम म्यूनसिपलिटी का टैक्स नहीं भरते। हमारे जनरल बॉडी का पावर है, मैं गच्ची में जाके एक रूम बना देता हूँ, गच्ची मीन्स टेरेस। तो
जो भी कुछ आपने जनरल बॉडी में सैंक्शन किया है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, पास होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, कानूनन तौर पे होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। और ये मेजोरिटी रेजोल्यूशन सेक्शन 72 में रिकॉर्ड करना जरूरी है, ताकि सेक्शन 72 में रिकॉर्ड किया रेजोल्यूशन आपको शायद पता ही होगा कि डिप्यूटी रजिस्ट्रार को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है उसपे, और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट को है, वो भी सेक्शन 91 के अंडर में। और जब कोर्ट देखता है कि ये सोशल, रिक्रिएशनल और कल्चरल एक्टिविटी बायलॉज में अवेलेबल है और उसका एक्सपेंडिचर्स वगैरह जनरल बॉडी के प्रॉपर नोटिस एजेंडा रेजोल्यूशन में सैंक्शन है, रिकॉर्डेड है मिनट्स में, so then cooperative court is also not going to create any objections or it will not strike down that particular resolution. And head of expense account in budget projection under section 75 can be defined as cultural and social expenditure, and this is legally covered under bylaw number 5D. बायलॉ नंबर 65, 66, 67 में अगर ये हेड ऑफ अकाउंट्स नहीं है, लेकिन आपने बजट प्रोजेक्शन शीट में दे दिया, आपको ध्यान होगा कि 65 में लिखा है अदर चार्जेस, 65, 66, 67 में आप एक देखेंगे अदर चार्जेस। तो ये अदर चार्जेस क्या है, आपके बजट प्रोजेक्शन शीट में बायलॉस में जो नहीं लिखा हुआ है वो अगर बजट प्रोजेक्शन शीट में लिया हुआ है, लेजिटिमेट होना चाहिए, कानूनन तौर पर होना चाहिए, तो वो अदर चार्जेस में कवर्ड है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपने गाड़ी को ठोक दिया तो अदर चार्जेस में मैं आपको ये चार्जेस लगाऊं, ये उसके दायरे के बाहर है। उसके लिए जनरल बॉडी में अलग से पॉलिसी फ्रेम करनी होती है। तो दिस एक्सपेंडिचर शुड बी डिफाइंड एज कल्चरल एंड सोशल एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रोजेक्शन शीट। और जब ये बजट प्रोजेक्शन शीट अप्रूव और सैंक्शन हो जाता है जीबी में विथ मेजोरिटी, then it is binding on all members of the society, irrespective of whosoever it may be, under section 72. And I'll repeat, the deputy registrar, cooperative registrar has got no authority to give any adverse order on a resolution passed under section 72. वो कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है, कोऑपरेटिव कोर्ट में आपको ये प्रूव करना है कि साहब ये तो 5D में लिखा हुआ है, ये हमारा बजट प्रोजेक्शन है, या 75 में प्रोविजन है तो हमने कर लिया है और 72 में पास कर लिया है, तो और गैर कानूनी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो उसमें कोऑपरेटिव कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करता। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इवेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट और लिंक्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोसाइटी। इट विल बी टर्म्ड एज ए रेगुलर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सोसाइटी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे सोशल और कल्चरल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक बजट प्रोजेक्शन का एक हिस्सा है। बजट प्रोजेक्शन में अगर कुछ पैसा बच जाता है साल के अंत में, तो वो आप रिजर्व फंड में शिफ्ट करते हो, और अगर नहीं बचता है तो बैलेंस शीट में आप ये बताते हो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और फिर बजट प्रोजेक्शन के हिसाब से आपको मेंटेनेंस चार्जेस आपका बढ़ाना या घटाने का प्रोग्राम आपको करना पड़ता है। सोशल कल्चरल इवेंट्स पे जो एक्सपेंडिचर है, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंडिचर, नॉट ए स्पेशलाइज्ड एक्सपेंडिचर। जैसे टिपिकल एक्सपेंडिचर आपका रेगुलर क्या है, सिक्योरिटी चार्जेस, सैलरी, पोस्टल, लीगल एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंडिचर कभी होता भी है कभी नहीं होता, लेकिन बजट प्रोजेक्शन में उसका प्रोविजन डाल के रखना जरूरी है, इसीलिए उसे प्रोजेक्शन, बजट प्रोजेक्शन का है। द वर्ड इज प्रोजेक्शन, द वर्ड इज टेंटेटिव एक्सपेंडिचर फिगर्स, दैट इज द फोर्थ कॉलम। 3 columns are of the previous 3 financial years figure as reflected in your balance sheet set. Expenditure on social and cultural events become an inbuilt component of service and maintenance charges. Hence, it should be collected per unit basis, irrespective of whether people use this event or do not use. इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सर्विस चार्जेस लेते हो वो पर फ्लैट बेसिस पे लेते हो, मतलब पर यूनिट बेसिस पे लेते हो। यूनिट का मतलब हो गया फ्लैट आ गया, उसके अंदर ऑफिस आ गया, दुकान आ गया, वगैरह वगैरह। तो ये जो एक्सपेंडिचर है सर्विस एंड मेंटेनेंस, ये पर यूनिट लेना है,
और आपने 4 फ्लैट है आपके, आप जाके दुबई में बैठे हुए हो फ्लैट बंद करके, लेकिन फिर भी आपको पूरा का पूरा जो सोसाइटी का बिल का चार्जेस है वो पूरा का पूरा देना है। आप यूज करो या नहीं करो, सिक्योरिटी को तो पगार पानी तो देना ही है, आप आओ या नहीं आओ, गार्डन को भी पानी देना है, स्ट्रीट जो सीढ़ी की जो लाइट्स है, कॉमन पैसेजेस की जो लाइट है वो भी जलनी है, आप उस बिल्डिंग में रहो या नहीं रहो, ये तो स्टैटिक खर्चे है ही है। सिमिलरली ये भी स्टैटिक खर्चा होगा, इसको भी डिफाइन किया जाएगा स्टैटिक खर्चा। और इस पे से अगर किसी कारणवश आपने सोशल और कल्चरल इवेंट नहीं किया, किसी कारणवश नहीं किया, तो इसका जो बचा हुआ पैसा है, उरलेले पैसे, वो रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। Expenditure on social and cultural events is classified as an expenditure and not as a fund. FUND, फंड नहीं है वो, फंड है तो बैलेंस शीट में जमा होता जाएगा, वहां पे खर्च एक्सपेंडिचर है तो खर्चे करते जाओगे। आपने ये डिसाइड किया, जनरल बॉडी में पॉलिसी बनाया कि हर महीने में ये सेलिब्रेट करूंगा, कभी सत्यनारायण की पूजा करूंगा मैं, कभी होली करूंगा मैं, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, आप फंड से यूज नहीं करोगे, वो एक्चुअली एज एन एक्सपेंडिचर किया जाता है और इसका अलग से कोई अकाउंट रखने की आवश्यकता नहीं है। सोशल इवेंट पे खर्चा किया, 100 रुपए का वाउचर बना, सेक्रेटरी ने साइन किया, ट्रेजरर ने साइन किया, मैनेजर ने साइन किया, 3 साइन किया, सैंक्शन हो गया, प्रॉपर बिल है, प्रॉपर चेक से एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, दैट विल गो अंडर योर रेगुलर एक्सपेंडिचर, इट विल बी अंडर ए रेगुलर ऑडिट। देयर इज नो नीड कि इसका सेपरेट खाता रखा जाए और वो आपके रेगुलर एक्सपेंडिचर का एक इंटीग्रल पार्ट, बिल्ट इन पार्ट बनेगा। When budget projection sheet is approved and sanctioned in GB, then such expenditure is voluntary and there is no need to collect donations or contributions from anybody. आपने तय कर लिया गणपति करना है, 100 रुपया खर्चा करना है साल में, 1-1 रुपया करके सारे फ्लैट से मेंटेनेंस बिल के माध्यम से आ जाएगा मेरे पास में, मुझे किसी का डोनेशन लेने की जरूरत नहीं है और कंट्रीब्यूशन भी लेने की जरूरत नहीं, और डिस्प्यूट होने का प्रश्न ही नहीं आता है कि मी देना कि मी नाय देना, हम देंगे कि नहीं देंगे वगैरह वगैरह का कोई प्रश्न ही नहीं आता इसके अंदर। डिपेंडिंग ऑन द जीबी डिसीजन, जनरल बॉडी डिसीजन, ए सब कमिटी फॉर सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप ये सारा प्रोसीजर करते हैं तो एक सब कमेटी अपॉइंट करिए, मैनेजिंग कमेटी को साइड में कर दीजिए, उस सब कमेटी में मैनेजिंग कमेटी के 1 या 2 मेंबर रह सकते हैं, बाकी 4-5 मेंबर्स अब जनरल बॉडी से चुन लीजिए। टिपिकली हर सोसाइटी में ये माना जाता है कि वे लेडीज एक काम के लिए ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो उनको ही अपॉइंट करिए, मेन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जनरल बॉडी का डिसीजन रहेगा एंड इट विल बी दिस सब कमेटी जिसका काम होगा ओवरसी करने का, सुपरवाइज करने का ये सारे सोशल और कल्चरल इवेंट्स को। वो काम करेंगे सेक्रेटरी के, चेयरमैन के अधिकार के अंतर्गत, उनका खुद का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर उन्होंने ये बोला कि साहब गणपति में 4 फुट की मूर्ति लानी है, उसका 100 रुपए खर्चा होगा, सेक्रेटरी को ये देखना है कि हमने पॉलिसी में 100 रुपए का खर्चा फाइनलाइज किया था कि 80 रुपए का खर्चा फाइनलाइज किया था। तो अगर वो 80 रुपए का खर्चा है तो वो सेक्रेटरी का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है कि वो कल्चरल कमेटी को बोलो कि भाई अपना तो बजट 80 रुपए का ही है बजट प्रोजेक्शन में, उसके ऊपर अपन नहीं कर सकते, तो बजट आपका टोन डाउन करो, 3 फुट का लेके आओ, 2.5 फुट का लेके आओ, वगैरह वगैरह। ए डिटेल्ड पॉलिसी, उस पॉलिसी को डिटेल्स में बनाना जरूरी है। थोड़ा सा बुद्धि लगा के, सभी लोगों की बुद्धि लगा के जनरल बॉडी में उस पॉलिसी पे चर्चा करना है। आधा चर्चा अभी कर लो और आधा चर्चा बाद में करके यहाँ एसजीएम लेके आओ। चर्चा शुरुआत एजीएम से करनी है, लेकिन अंत उसका आप एसजीएम में कर सकते हैं, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में। आई जस्ट रिपीट, सोशल और कल्चरल इवेंट्स का पॉलिसी बनाने की चर्चा आपको एजीएम से शुरू करनी है। अगर चर्चा पूरी नहीं हो पाती है, पॉलिसी पूरा नहीं बन पाता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है 30 दिनों के बाद में, 2 महीने के बाद में हम इस पे फिर मिलेंगे, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उस पर हम पॉलिसी फाइनलाइज करेंगे। इट विल बी कंपोनेंट ऑफ योर एजीएम ओनली। A detailed policy on social and cultural events can be conducted inside society premises, needs to be drawn up and approved by majority general body members. आप ये डिसाइड कर लीजिए कि उस इवेंट में कौन कौन आएगा, चाचा मामा भांजा भी आएगा या बायलॉ नंबर
3:26 में जो लिखा हुआ है फैमिली का डेफिनेशन में, कि सिर्फ हम उसी को अलाउ करेंगे, क्योंकि आप उसी को अलाउ कर सकते हो, आप उसको तो रिफ्यूज भी नहीं कर सकते हो। अगर उस फ्लैट के ओनर की बेटी है, वो आ जाती है, तो वो भी अलाउड है अटेंड करना, क्योंकि वो फैमिली के दायरे में आती है। अब भाई बहन है, उसके फ्लैट के ओनर के भाई बहन है, बाहर रह रहे हैं, लेकिन आ गए फंक्शंस में, तो वो भी अलाउड है उस चीज में। आप उसमें ये भी डिटरमाइन कर सकते हो उस पॉलिसी में कि एक फ्लैट से कितने लोग आएंगे, किस टाइप का खाना होगा, किस टाइप का ड्रिंक्स होगा, किस टाइप का फ्लावर्स होंगे, गिफ्ट्स होंगे, बच्चों को गिफ्ट देना है कि नहीं देना है, बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट देना है नहीं देना है, कैटरिंग कौन सा होगा, लिमिट्स क्या होंगे एक्सपेंडिचर्स के, इंडिविजुअल इवेंट्स पर क्या क्या खर्चा होगा, उसको प्रॉपरली पॉलिसी बनाइए, प्रोग्राम बनाइए, एक चार्ट बनाइए, उसको अप्रूव कराइए मेजॉरिटी जनरल बॉडी मीटिंग से। सोसाइटी शुड नॉट अलाउ सोशल इवेंट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। सोसाइटी किस चीज के लिए? आपस के लोगों के लिए है। सो ये जरूरी है कि सोसाइटी, ये जो सोशल और कल्चरल इवेंट्स है, ये बाहर को लोगों को ऑर्गेनाइज करने ना दिया जाए, उनसे कंट्रीब्यूशन ना लिया जाए, ना तो उनसे कोई भी डोनेशन ले बाहर वालों से इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। वो डोनेशन लेके जनरल डोनेशन आप ले सकते हो बाहर वालों से, लेकिन आप ये बोलोगे कि ये सोशल और कल्चरल इवेंट्स के लिए मैं डोनेशन ले रहा हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें सोसाइटी में ग्रॉस डिस्कंटेंट और दुश्मनी पैदा कर देती है, काफी परेशानियां पैदा कर देती है। प्रश्न के ऊपर प्रश्न आते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो आपको सोशल इवेंट, कल्चरल इवेंट का कोई मजा नहीं रहता। आप कर रहे हो सोशल इवेंट और कल्चरल इवेंट्स अपने सुख शांति के लिए, अपने मजे के लिए, अपने बाकी सोशल बॉन्डिंग करने के लिए। 500 फ्लैट की सोसाइटी है, तो वो 490 फ्लैट में कौन रह रहा है, तो ये तो हमको पता ही नहीं चलता है। लेकिन ऐसे इवेंट्स के जरिए में हम कोशिश ये करते हैं कि जान पहचान बढ़े, करके दुश्मनी कम हो, पहचान बढ़े, और शायद वो मैनेजिंग कमेटी में आने का सोचे भी, क्योंकि कई सोसाइटियों में ऐसा होता है कि मैनेजिंग कमेटी में आने के लिए मेंबर ही नहीं मिलते। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप जनरल बॉडी मीटिंग करते हो, तो आप सभी को नोटिस एजेंडा देते हो, सभी लोग अपना अपना आते हैं, जिनको नहीं आना नहीं आएंगे। कई सोसाइटियों में खाने पीने का भी इंतजाम होता है, लंच होता है, कई बार कभी डिनर भी हो जाता है, कभी अनेक प्रकार के रिफ्रेशमेंट्स हो जाते हैं जनरल बॉडी मीटिंग में। लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि जनरल बॉडी में 20 से 30% ही जनरल बॉडी के मेंबर्स आते हैं, और वही ये सब चीजें लंच डिनर वगैरह वगैरह कर सकते हैं। और बाकी क्या ये बोल सकते हैं क्या कि हम नहीं आए थे वहां पे? आपको इनविटेशन तो भेजा हुआ था, आपको बोला था कि भाई कॉकटेल डिनर पार्टी है, आप आओ। आप नहीं आए तो आपका तकलीफ थी उस चीज के लिए, वो आपका डिस्क्रिप्शन था, लेकिन सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया था, आप आके उस चीज को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अगर आप नहीं आए ये सोच के कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मुझे उस चीज का कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, ये कानूनी तौर पे ये साबित करना असंभव है, और कानून के सामने ये ठहरेगा भी नहीं। ये पॉइंट, एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड, ओनली सम पीपल चोज टू रिमेन एब्सेंट। सबको बुलाया था, आपने अपनी मर्जी से नहीं गए, लेकिन सारा खर्चा सबको साथ में ही बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सैंक्शन हुआ है बजट प्रोजेक्शन शीट में। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं बजट प्रोजेक्शन शीट को नहीं मानूंगा, क्योंकि बजट प्रोजेक्शन शीट वो मेजॉरिटी जनरल बॉडी ने सैंक्शन किया था। यही सारी चीजों को हम बोलते हैं इक्वलिटी एंड म्यूचुअलिटी इन ए कोऑपरेटिव मूवमेंट। हर धर्म के लोग आएंगे, हर उम्र के लोग आएंगे, और हर चीज जो सोसाइटी के अंदर हो रही है वो साथ साथ ही करना है। सोशल इवेंट्स का इनवाइट नोटिस बोर्ड में लगा दो, और हर घर में आपके अगर सोशल मीडिया है, जैसे अपार्टमेंट अड्डा है या सोसाइटी हाईवे या जो भी कुछ मीडिया है, व्हाट्सएप मीडिया वगैरह, सबको अटेंड के लिए इनवाइट करो। मेंबर आता है या नहीं आता है, उससे सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं बोल पाएंगे बाद में कि मैंने अटेंड नहीं किया, इसके लिए मैं ये सोशल कल्चरल इवेंट का एक्सपेंडिचर नहीं दूंगा। अब ये भी ध्यान रखें कि आप ये नहीं बोल सकते कि आप 4 जन आए हो, 4 रोटी ज्यादा खा लिया। क्या हमारे घर में जब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं, तो क्या हम यही बोलते हैं कि कभी उनको कि भाई हम तो खाली 2 ही पर्सन को एंटरटेन करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, या हम खाली 2 ही रोटी देंगे आपको और ज्यादा नहीं देंगे? कुछ तो इंसानियत है हमारे अंदर, कुछ रिस्पेक्ट है। गांव खेड़े में जाते हो, गांव में जाते हो, तो क्या हम कभी ये सोचते हैं, देखते हैं कभी? और अगर हम इतना ही कंजूसी करना है, इतनी ही जलन पैदा करके रखनी है अपने अंदर, या इतना ही शंका वगैरह पैदा करना है, तो हम लोगों को सोशल
और कल्चरल इवेंट्स नहीं करना चाहिए। और कई सोसाइटियों में सोशल और कल्चरल इवेंट्स इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वहीं पे यही बात आ जाती है, नहीं नहीं हम तो खाली 2 ही जन को अलाउ करेंगे एक फ्लैट से। फैमिली है, फैमिली का डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको अलाउ तो करना ही है। कल आप ये बोलोगे कि उस फ्लैट में खाली 2 ही मेंबर को रहने को अलाउ करेंगे, फैमिली है उसके अंदर। अगर 15 मेंबर की फैमिली है किसी की और वो बायलॉ नंबर 26 के अंदर में आ जाता है, 26 नहीं 36 है शायद, एक्स 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 बी है, तो वो सारे यार दे आर अलाउड लीगली टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर फ्लैट। आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप मैरिज पार्टी में जाते हो या कोई कॉर्पोरेट सेमिनार में जाते हो तो क्या वो आपको ये ऐसा बोलते हैं कि एक ही पैक पीना, एक ही बियर की बाटली पीना, एक ही आइसक्रीम खाना, आधा ही आइसक्रीम खाना, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम लोग। कल्चरल सोशल एक्टिविटीज का जो भी खर्चा पानी है उसका अकाउंट यूजुअल तौर पे किया जाएगा। एक बार ये बजट प्रोजेक्शन शीट में सैंक्शन हो गया तो सोसाइटी या कोई और मेंबर ये नहीं बोल सकता है कि सोसाइटी 50% खर्चा करेगी और 50% हम एक्स्ट्रा मेंबर के कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, ये गैर कानूनी हो जाएगा। फिर वही बात डिस्प्यूट्स की आ जाती है, मैंने ज्यादा दिया, मी मोठा माणूस झाला, मी 100 रुपए दिले, मैंने 500 रुपए दिया। ये सारी चीजें सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। अपने खुद के छोटापन का एहसास दिलाता है ये सारी चीजें बोलने से। वी विल कंक्लूड, आज का हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं।